नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर्स स्पीक पे। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम कोविड संबंधी तमाम मुद्दों, उसके प्रभाव और आपके कोविड से जुड़े सवालों को शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स के जरिए हम आपकी सभी शंकाओं के समाधान की कोशिश करते हैं। हमारी फ़ोन लाइन आपके लिए खुल चुकी है। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 011233873031 और इसके अलावा 0112309765 इन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं। और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं @DD न्यूज़ और ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ लाइव के जरिए आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञों से जवाब पा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हम अभी देश में कोविड की क्या सिचुएशन है इससे आपको रूबरू करा दें। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए सफल परिणाम सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,16,82,136 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 92.80% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.31% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 52,887 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और जो वैक्सीनेशन की रेट है वो भी लगातार बढ़ रही है। पूरे देश में कोविड-19 की अब तक 7,91,00,000 से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, यानी कि ये आंकड़ा लगभग 8 करोड़ पहुंच रहा है। और पूरे देश भर में तमाम सारे लोग जो नेता हैं, दूसरे फिल्म स्टार्स हैं और जो VVIPs हैं, चाहे आम लोग हों, वो सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी कड़ी में आज सुबह लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने देश और दुनिया के लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन मुहैया करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। तो सभी लोग बार बार कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और इसको ज़रूर लगाया जाना चाहिए। जिसका भी अवसर आता है, जिसका भी नंबर आता है, उसको ये वैक्सीन लगाना चाहिए। तो अब इस डॉक्टर स्पीक में हम अपने ख़ास मेहमानों से, अपने विशेषज्ञों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुभा लक्ष्मी मार्गेकर जो कि प्रोफेसर मेडिसिन है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में, ये हमारे साथ जुड़ रही हैं। और डॉक्टर रोहित बंसल जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से। आपका भी स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सर आपके साथ में शुरू करते हैं। डॉक्टर रोहित, आपके साथ में किस तरह से आप देखते हैं जो वैक्सीनेशन की जो गति है उसको लेकर के क्या कहेंगे? लगभग आंकड़ा 8 करोड़ को छू रहा है, 7,91,00,000 टू बी प्रिसाइज। किस तरह से देखते हैं? से आपने बताया कि वैक्सीन की जो गति है वो इंडिया ने काफ़ी अब अच्छी पकड़ ली है। जैसे कि सरकार ने भी अब 45 ईयर से ऊपर जितने एज के हमारे इंडिविजुअल्स हैं सबको एलिजिबल करा दिया है। तो और ऑल ओवर कंट्री ये वैक्सीन लग रही है। तो मैं समझता हूँ कि अब वैक्सीन की रफ्तार आने वाले समय में और तेज़ी पकड़ेगी और अगर इसमें लोगों का भी सहयोग मिलता है तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा। हमारा जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीन अभी हुआ है और आगे आने वाले 15 दिन में मैं समझता हूँ कि ये और अच्छा तरीके से परसेंटेज हमारी बढ़ेगी। जी डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी भ्रांतियां हैं जो ये उनको लगता है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। इस वैक्सीन के सुरक्षित होने का दावा बार बार वैज्ञानिकों से लेकर के, डॉक्टर से लेकर के, अभी आपने देखा तमाम जो हमारे देश के नेता हैं, VVIPs हैं या आम लोग हों, वो भी लगातार कहते रहे हैं कि ये वैक्सीन सुरक्षित है। बावजूद उसके तमाम सारे ऐसे लोग हैं अभी जिनके मन में ये भ्रांतियाँ हैं। क्या किस तरह से आप उनको संदेश देंगी, ये बताना चाहेंगी कि वैक्सीन सुरक्षित है और अपना नंबर आने पर सभी लोग इसको जरूर लगवाएं? ये बिल्कुल ठीक बात है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसको काफी अच्छे से बताया है, बोला है और वो भी यही चाहते हैं। और हमने भी जैसे कि ये सोचा है कि हमने खुद भी वैक्सीनेट करवाया है अपने आप को। हेल्थ केयर वर्कर्स का जब था नंबर तो उन्होंने करवाया है, आम जनता भी करवा रही है। और जैसे कि आपने कहा VVIPs में भी काफी लोगों को ये लग चुका है, क्योंकि 60 से ऊपर वालों को एलिजिबल किया गया, उसके बाद 45 से ऊपर वालों को एलिजिबल किया गया। तो काफी सारे लोग वैक्सीनेट अब हो चुके हैं।
तो अब जो बाकी लोग जिनके मन में जो डर है, जो शंका है, उन्हें इन चीजों से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा जी। और ये सोचे कि हमें वैक्सीन से नहीं डरना है, जी। हमें बीमारी से, इन्फेक्शन से डरना है। हमें खुद ही सेलेक्ट करना है कि क्या हम चाहते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो और हम उससे परेशान रहें, या कि जो वैक्सीन जिसके लिए वो डर रहे हैं उसमें बहुत ही हल्की सी परेशानी हो सकती है, जैसे कि जब लगती है तो हाथों में थोड़ा सा कभी भारीपन रहेगा, या जो लोकल जगह है वहीं पे थोड़ी दिक्कत होती है। जी। इससे ज्यादा कोई बहुत अप्रिय घटना अभी तक ऐसी सामने बहुत ज्यादा आई नहीं है। जी। तो इसलिए लोगों को वैक्सीन से नहीं डरना है, इन्फेक्शन से डरना है। जी, और जी, इसीलिए हमको ये वैक्सीन लेने का कदम उठाना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने आप को, अपने आसपास को, परिवार को और समाज को अच्छे से आगे बढ़ा सके, अच्छे से आगे चल सके, इस कोरोना महामारी से लड़ सके और आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर एसके सिंह लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। जी एसके सिंह साहब, स्वागत है आपका। लगता है एसके सिंह साहब की फ़ोन लाइन कट गई है और ये हम सुन पा रहे हैं। फिलहाल एसके सिंह से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दूसरे कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन डॉक्टर रोहित आपसे जानना चाहेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, ये स्थिति क्या है और किस तरह से इसका निराकरण करेंगे आप? देखिए, ये बड़ा ही कॉमन एक सवाल है जो आम आदमी के मन में उठता है कि मैंने वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद भी क्यों कुछ लोगों को ये कोरोना वायरस से संक्रमण हो रहा है। जी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो साइंटिफिक डाटा ये कहता है कि जो हम वैक्सीन लगवा रहे हैं वो करीबन 70% 80% कारगर है। तो इसका मतलब है कि जो 10 लोग वैक्सीन लगवाते हैं उनमें से अगर जो 7 से 8 लोग हैं उनको कोई संक्रमण नहीं होगा, जो बाकी के 2 से 3 लोग हैं उनको अभी भी संक्रमण हो सकता है। लेकिन सबसे खास बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो बचे हुए 2-3 लोगों को संक्रमण होगा वो भी कम सीवेरिटी का होगा जी, बजाय उनके जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो सीवियर इन्फेक्शन से तो ऑलमोस्ट ये 95% से ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। जी। देखिए, कोरोना वायरस एक आम वायरल इन्फेक्शन की तरह है, उसी तरह उसका फैल एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इसका आम वायरस की तरह ही है, लेकिन इसमें मेन हमको ये बचाना है कि सीवेरिटी ना हो। किसी भी इंडिविजुअल को जिसको इन्फेक्शन हो रहा है उसकी हालत इतनी ना बिगड़े कि उसको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत है। तो वैक्सीन इस खास चीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी कारगर है। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है उसमें भी वैक्सीन अपना काम करके उसको उतना सीवियर नहीं होने देगा। जी। एक हमारे साथ कॉलर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सर्वेश बंसल मुरादाबाद से हमें कॉल कर रहे हैं। जी सर्वेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं सर ये कह रहा हूँ, हम लोग मैं और मिसेज दोनों पॉजिटिव आए थे, उसके बाद वो 25 मार्च को निगेटिव हो गई, मैं भी पॉजिटिव हूँ। हम लोगों के बच्चे बाहर हैं, क्वारंटाइन में हैं हम, तो हम बच्चों को कब बुला सकते हैं? निगेटिव आने के कितने दिन बाद बुला सकते हैं? आप पॉजिटिव कब हुए थे? पॉजिटिव मैं 15 तारीख को हुआ था, फिर उसके बाद 26 तारीख को चेक कराया तो भी पॉजिटिव था। अब मैंने आज दोबारा चेक कराया है। जी। डॉक्टर सुभा लक्ष्मी, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। इनके हिसाब से 15 मार्च को शायद पॉजिटिव हुए थे जी। तो इसके हिसाब से हमें 15 जो पॉजिटिव जिस दिन आते हैं उसके 17 दिन या फिर जिस दिन सिम्टम आते हैं उसके 17 दिन, यही गाइडलाइंस अब तक की यही कहती हैं कि उतने दिन तक हमको आइसोलेट करना है अपने आप को, या क्वारंटाइन में है तो उतने दिन तक का ही आइसोलेशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम ये समझते हैं कि जो वायरस की इन्फेक्टिविटी है वो ना के बराबर है, तो तब वो अपने बच्चों से मिल सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आप ये बार बार जो रिपीट टेस्ट करा रहे हैं ये कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, ना ही ये गाइडलाइंस में है। तो आप रिपीट टेस्ट ना कराएं, क्योंकि कई बार मरे हुए वायरस के भी कण जो होते हैं उसको भी ये टेस्ट पकड़ता है और उससे भी पॉजिटिव रिपोर्ट करता है। तो ये करवाना जरूरी नहीं है। आपके इन्फेक्शन के दिन से या पॉजिटिविटी के दिन से आपको कराना है, 17 दिन तक आइसोलेट रहना है बस। जी। डॉक्टर रोहित, एक ईमेल हमको कर रहे हैं, ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये 40 वर्ष इनकी उम्र है और ये डायबिटिक हैं। ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से अपने को रजिस्टर करा सकते हैं और किस तरह से वैक्सीनेशन करा सकते हैं अपना। जी, तो अभी तो 45 इयर्स के ऊपर की जो इंडिविजुअल्स हैं उनको गवर्नमेंट ने रिकमेंड करा है, एलिजिबल करा है, बट सून ही बाकी लोगों की भी एलिजिबिलिटी जैसे भी होती है तो कोविन ऐप के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल जो है कोविन ऐप में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है और उसमें लॉगिन करने के बाद जो भी आपके नज़दीकी सेंटर होता है उसका ऑप्शन आता है,
उस ऑप्शन पे आप अपना समय और तारीख चूज करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। जी। तो अभी आप वेट करें, जैसे ही 40 इयर्स के ऊपर का टीकाकरण का स्टार्ट होता है तो आप जरूर लगवाएं, जल्द से जल्द लगवाएं। जी। डॉक्टर सुभा लक्ष्मी, एक सवाल राम दयाल श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि तमाम सारी गाइडलाइंस है उनका पालन किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ओला उबर जैसी गाड़ियां अगर प्रयोग करना है ऑफिस जाने के लिए तो ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये संक्रमित ना हो और उसका प्रयोग किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति ने कुछ देर पहले उसका नहीं किया है। दूसरी चीज़ ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसे कहीं पार्क में किसी बेंच पर या घास पर बैठे हुए हैं और कोई संक्रमित व्यक्ति आकर गया है बैठकर, किस तरह से सुनिश्चित करें, कैसे कुल मिलाकर अपने आप को सेफ रखें, ये जानना चाह रहे हैं। जी, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि हैंड सैनिटाइज करना, मास्क यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग ये फॉलो कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसे फॉलो करते ही रहें। और साथ में जो ओला उबर या कोई भी टैक्सी ऐसी जो आप यूज करते हैं, तो वही चीजें आती हैं, जैसे पहले भी बीच में स्टडीज आई थी कि जो सरफेस है उसमें बहुत देर तक वायरस जीवित नहीं रहता है। जो सरफेस मतलब जो अजीवित चीजें हैं, जैसे कि बेंच कह रहे हैं या सीट कवर हो गया या जो मेटल की चीजें हैं, इसमें बहुत देर तक रहेगा नहीं जीवित, क्योंकि वो डेड चीज है। तो इसलिए हमको उस चीज से बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन बिल्कुल जरूरी है। तो जैसे कि ओला उबर का आपने गेट ओपन किया, आप बैठ गए, उसके बाद आप कोशिश करें कि कुछ और चीजें टच ना करें। जो ग्लासेस होती हैं यूज कोशिश करें कि वो पूरे बंद ना हो चारों, क्योंकि आपके साथ ड्राइवर भी है जो कार में है, या हो सकता है 1 या 2 लोग और भी हों कार में आपके साथ। तो आप पूरे ग्लासेस बंद ना करें। एसी क्योंकि हम यूज करते हैं तो ग्लासेस बंद करते हैं, तो अवॉइड करें उसको। और एक बार आप बैठ जाते हैं उसके बाद अपना हैंड सैनिटाइज कर लें। कोशिश करें कि आप इधर उधर चीजों को ज्यादा न टच करें। सबसे आसान तरीका तो यही है, और इसमें ये कारगर भी है। और जैसे पार्क्स में भी है तो सेम है, आप टच ना करें चीजों को। और जो अजीवित चीजें हैं उसमें हम वायरस को बहुत देर तक जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है। जी। डॉक्टर रोहित, एक सवाल हमारे पास और आया है जो कि GS राव पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर जो कोरोना वायरस है ये हमारे नाक और मुंह के जरिए जाता है, और क्या अगर ऐसी स्थिति में शायद पता ना चले, लेकिन बार बार अगर स्टीम लेते रहें और जो हाई टेम्परेचर के ज़रिए, क्या वो उसकी कोरोना मतलब इससे सेफ्टी हो सकती है? और दूसरा ये, क्या कुछ दवाएं लेकर के अगर टेम्परेचर पर तुरंत नियंत्रण किया जा सके तो क्या ये इससे सुरक्षित हो सकते हैं? जी, जहाँ तक स्टीम की बात है तो उत्तर भारत में तो इस समय काफ़ी गर्म हवाएं चल रही हैं, लू भी चल रही है। तो अगर किसी को खांसी जुकाम के सिम्टम्स नहीं हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है, गर्मी एक्स्ट्रा लग सकती है, जल भी सकती है स्किन हमारी। लेकिन जो ठंडे हमारे प्रदेश हैं, या खासकर उन लोगों को जिनको अभी खांसी जुकाम हो रहा है, जिनको नाक में अभी नाक बह रही है या नाक ब्लॉक हो गई है, वो लोग स्टीम ले सकते हैं। सुबह शाम 10-10 मिनट स्टीम ले सकते हैं, वो डेफिनेटली फायदा करेगी। जी। और हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अरुण कौशिक नई दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। जी अरुण जी, पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं हाईली डायबिटिक हूँ और 38 इयर्स एज है, तो क्या मैं वैक्सीन के लिए जा सकता हूँ, और क्या वो वैक्सीन मेरे डायबिटिक सिचुएशन को अफेक्ट तो नहीं करेगी? इसका जवाब अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर रोहित ने दिया, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए एक बार वो फिर से आपका ये सवाल लें। 38 साल उम्र है, डायबिटिक हैं, एक तो ये जानना चाहते हैं कैसे रजिस्टर करवाएं, और दूसरी बात, क्या ये वैक्सीन उनको इफेक्ट तो नहीं करेगी? जी, आपका जब भी एलिजिबिलिटी ओपन होता है तो आप अपना ऑनलाइन भी लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो कि गवर्नमेंट ने चिन्हित करे हैं, वहाँ जाके भी रजिस्टर करा सकते हैं और अपना वैक्सीन ले सकते हैं। और जहाँ तक आपकी डायबिटीज़ का संबंध है वैक्सीन का, तो वैक्सीन का डायबिटीज़ पे कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है, बल्कि जो डायबिटिक्स होते हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है इस बीमारी से, तो वो अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो उनको संक्रमण के चांसेस कम होंगे और उनकी अपनी सेफ्टी बढ़ेगी। जी। डॉक्टर अरुण, इसी तरह के और भी सवाल हैं। अमन जायसवाल ये पूछ रहे हैं कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो क्या वैक्सीन लें, उनके लिए क्या ये सुरक्षित है? जी, ऐसी अभी तक ऐसा कोई बीमारी नहीं आई है कि जिसमें ये कहा जाए कि इस बीमारी के लोग को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ये देखा गया है जो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कैंसर हो, हार्ट के पेशेंट्स हो, गुर्दे के मरीज हो,
फेफड़ों का कोई अस्थमा हो या कोई और सांस लेने की परेशानी हो, ऐसे मरीजों में देखा गया है कि अगर वो कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें ठीक एक तो देर से ठीक होते हैं वो, और कुछ लोग ठीक भी नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन एक तरीके की संजीवनी बूटी है ऐसे मरीजों के लिए, और ये हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत ही प्रयत्नों के बाद, बहुत ही शोध के बाद इजाद करी है। तो इस पे अपना पूरा फेथ रखें, पूरा विश्वास रखें, और जल्द से जल्द जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो जरूर लगवाएं। जी, डॉक्टर सुभालक्ष्मी वदन चंद्र चौहान 72 साल की इनकी उम्र है, और ये लिख रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये ऑटो इम्यून स्किन प्रॉब्लम सोराइसिस से इनको दिक्कत है, ये उससे ग्रसित है, और ये समझना चाहते हैं कि क्या ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं, क्योंकि ये वैक्सीनेशन के दौरान क्या इनकी इम्यूनिटी कहीं डिस्टर्ब तो नहीं होगी, उनकी सोराइसिस कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी? जी बिल्कुल चौहान जी, जैसे कि अभी डॉक्टर रोहित ने भी कहा है कि जो भी परेशानी, जो भी अगर की एक्स्ट्रा परेशानी है किसी को भी, जिसको हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं जी। तो जैसे आपको सोरियासिस है या ऑटोइम्यून डिजीज आपको है या और भी चीजें हैं, तो इसमें हमको वैक्सीन लेना बिल्कुल जरूरी है और जरूर से लेना चाहिए। ऐसे जिनको भी कोमॉर्बिडिटी है उनको बढ़ के लेना चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं हम। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इनको इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है कोरोना से, तो सिवियरिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल लीजिए चौहान जी, आपको लेना चाहिए। जी, और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील कॉल नोएडा से हमें कॉल कर रहे हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। ये हम डायबिटिक है, मेरी एज 59 है, और ये है कि मेरी मिसेज जो है वो थायराइड पेशेंट है। क्या हम ये इंजेक्शन ले सकते हैं? चलिए, आप हमारा कार्यक्रम ध्यान से देखते रहिए। डॉक्टर सुभालक्ष्मी, एक बार मैं चाहूंगा कि फिर से आप इनके सवाल का जवाब दे चुके हैं। इस तरह के सवाल हम लगातार हमारे विशेषज्ञ जवाब दे रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे दर्शक इतने जागरूक हैं कि सब इतने सवालों के साथ आ रहे हैं, तो ये बहुत ही दूरदर्शन के लिए ये एक प्रशंसनीय बात है। जी, तो जैसे कि आपने सवाल किया है कि आप 59 ईयर्स के हैं और आपको डायबिटीज है, तो आपको वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज भी एक हाई रिस्क सिचुएशन आती है जबकि हम कोविड की बात कर रहे हैं। और जैसे कि आपके मिसेस, आपने कहा कि थायराइड, हाइपोथायराइड है, तो वो भी एक कोमॉर्बिडिटी है। तो जो भी कोमॉर्बिडिटीज हैं उसमें वैक्सीन जरूर लेना चाहिए जब भी आपका नंबर आता है। तो जैसे कि आप 45 ईयर्स प्लस का तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो आप बिल्कुल जाके अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं, रजिस्टर कराएं और जरूर से लगवाएं। जी, कुछ सवाल इस तरह से भी आ रहे हैं। बशीर अहमद पूछ रहे हैं डॉक्टर सुभालक्ष्मी की अगर जो वायरस है, अगर नया स्ट्रेन में है, तो क्या वैक्सीन इस पर काम करेगी कि नहीं? कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में जो लगातार फिर से एक दूसरी लहर देखी जा रही है, इसकी क्या वजह है, प्रमुख वजह क्या है, और क्या नया स्ट्रेन इसका एक बड़ा कारक है? दोनों सवाल के जवाब आपसे चाहेंगे। हाँ जी, तो वैक्सीन के बारे में हम बात करें तो जो जैसे वायरस होता है, इसकी एक बहुत ही प्रवृत्ति होती है कि ये अपना रूप रंग बदलता रहता है। मतलब जो इसका जो नया स्ट्रेन है, जो हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये एक वायरस की प्रवृत्ति होती है कि ये कुछ समय में नए अपने कुछ कंपोजिशन नया हो जाता है इसका, उसके साथ आता है। तो लेकिन ये अपनी जो मूलतः जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो पूरी तरह नहीं चेंज होती। तो एक प्रॉपर्टी है मूलतः, उसके अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ ये नई चीजें आती हैं, जिसको हम नया स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो वैक्सीन भारत में बनी है या जो वैक्सीन बनाई जाती हैं पहले भी, तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो थोड़े बहुत ऊपर नीचे या थोड़े बहुत जो म्यूटेशन हो उसका वो ख्याल रख सके। तो अभी जो वैक्सीन बनी हुई है उसमें ये ख्याल रखा गया है कि जो ये स्ट्रेन है उसका ये ख्याल रख सके, उसको भी ये टेक केयर कर सके, ऐसा दावा किया गया है अब तक के जो फैक्ट हैं उसके। और दूसरी चीज है कि जो नई वेव आई है, तो क्या इसका कारण न्यू स्ट्रेन है? देखिए, जो ये वायरस है वैसे तो अब 1 साल पुराना है, लेकिन 1 साल पुराना भी बहुत पुराना नहीं है। अभी भी इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं नई जो हम अभी भी समझ ही रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि काफी सारे लोग, डॉक्टर्स भी, जनता भी समझ चुकी है और उसी से अपना बचाव कर रही है, और डॉक्टर्स भी उसका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो नए स्ट्रेन भी एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण है कि ये न्यू स्ट्रेन हर बार कम मतलब प्रभावशाली हो या ज्यादा प्रभावशाली हो, ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार ये बहुत ही ज्यादा प्रभाव के साथ आता है या कभी कम प्रभाव के साथ आता है। तो ये हो सकता है एक कारण कि ये जो नया स्ट्रेन है उसके कारण से हम कई सारी जगह पे काफी केसेस के बढ़ते मामले देख रहे हैं।
जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विपिन कुमार, जो कि हमें मध्य प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। जी विपिन जी, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, मेरे को 2008 में साइनोसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद 2018 में स्किन कैंसर हुआ था नाक के ऊपर, उसका ऑपरेशन भी हो गया था। 2008 में नाक का जो है साइनोसाइटिस का ऑपरेशन भी करा चुके हैं। ठीक है। तो अभी उसको सर्दी बनी रहती है, तो वैक्सीन लगवाने का सोच रहा था। 38 ईयर्स ओल्ड का है। अच्छा, डॉक्टर रोहित, आप इनके जी आपका सवाल पूरा हो गया ना? विपिन को जी, डॉक्टर रोहित, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने बताया कि आप साइनोसाइटिस से ग्रसित हैं, आपका ऑपरेशन भी हो चुका है और ये जो आपको नाक की जो परेशानी है ये बार बार हो भी जाती है। तो आपको ये वैक्सीन जब भी अवेलेबल हो, जहाँ भी अवेलेबल हो, सरकार मुहैया कराए, आपको जरूर लगवानी चाहिए। जी, तो आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। विपिन जी मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे थे, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और कुछ एक कॉलर ये भी जानना चाहते हैं, व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं डॉक्टर शुभा, कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको बुखार आया है, और कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि उनको जो बाह में कुछ सूजन सी है, क्या ये नॉर्मल है या इसको लेकर के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? जी, जैसे कि हम कोई भी वैक्सीन की अगर बात करें तो मामूली बुखार या बाह में दर्द, सूजन, ये तो बहुत आम बात होती है। अगर हम किसी भी वैक्सीन, जैसे कि अगर हम जब बच्चों को भी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो हर पेरेंट्स इस चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे और देखते भी हैं कि ये बहुत ही आम चीज है, क्योंकि बड़ों का वैक्सीनेशन इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन में नहीं है। इसीलिए हम बहुत वरीड होते हैं कि अगर हमें वैक्सीन लगा है और हमें ये सब चीजें हो रही हैं तो ये एबनॉर्मल तो नहीं है। जी। तो फीवर 1 या 2 दिन रहना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे भी आपको बताया जा रहा है कि आप एक पैरासिटामोल ले सकते हैं या ऐसा। अगर इससे ज्यादा कोई दिक्कत है, 2 दिन हो गया इसके बाद भी नहीं जा रहा है बुखार, या दिक्कत कोई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो बिल्कुल अपने चिकित्सक की सलाह लें। और नहीं तो जो एक आपको जो कार्ड मिलता है जो वैक्सीनेशन के समय पे, या आपको एक मैसेज आता है, उस पर एक टोल फ्री नंबर भी होता है, आप उस टोल फ्री नंबर से भी बात कर सकते हैं, और नहीं तो अपने चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात जी। डॉक्टर रोहित, कल्पना सिंह ये पूछ रही हैं कि क्या वैक्सीनेशन के बाद एक्सरसाइज की जा सकती है, या जो योगा करती हैं अपना रेगुलर, उसको ये जारी रख सकती हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। और मैंने अभी रिसेंटली एक स्टडी भी पढ़ी थी कि किस तरह से वैक्सीन लगने के बाद अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए कि वैक्सीन और कारगर सिद्ध हो। जी। कि क्यों किसी में 70% होती है, किसी में 80% कारगर होती है, तो किस तरह से हम अपनी बॉडी का मैक्सिमम आउटपुट इम्यूनिटी का, एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस कर सकें। तो उस शोध में ये बताया गया था कि अगर हम वैक्सीन लगवाने के बाद खुश रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, प्रॉपर नींद अपनी लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक रेगुलर एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाते हैं, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइजेज हों जिसमें रनिंग, जॉगिंग, या फिर योगा, मेडिटेशन ही क्यों ना हो, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को जो भरपूर नींद लेते हैं, प्रॉपर व्यायाम करते हैं, खुश रहते हैं और स्ट्रेस से दूर रहते हैं और एक संतुलित आहार लेते हैं, तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि एंटीबॉडी की मात्रा वैक्सीन लगने के बाद ज्यादा पाई हुई। बिल्कुल। जी। तो भी वैक्सीन ले रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखें। और तो मैं आशा करूंगा कि मेरे इस जवाब के बाद जो जितने भी लोगों ने वैक्सीन लिया है वो थोड़ा अपना रूटीन में, जीवन शैली में परिवर्तन करके अपनी बॉडी का मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश करें। जी डॉक्टर रोहित, बहुत इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के साथ ही वो अब सुरक्षित हो गए, या कई बार ये एक मानसिक स्थिति होती है कि पहली डोज लगाने के साथ ही वो समझते हैं कि अब मैं सुरक्षित हो गया, और शायद जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके दायरे से कहीं ना कहीं बाहर निकल आता है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बताएंगे कि इम्यूनिटी डेवलप कितने दिनों में होती है और कब तक सेफ मोड में या सेफ जोन में एक बार आते हैं वैक्सीनेशन के बाद? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंटिफिक फैक्चुअल बात करूं, तो पहली डोज लगवाने के बाद अभी आपके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है एटलीस्ट 15 दिन के लिए। जब आपकी बॉडी में इंजेक्शन के द्वारा ये वैक्सीन अंदर प्रवाहित की जाती है तो बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है, और वो धीरे धीरे उस समय उसकी फैक्ट्री एंटीबॉडीज बनाने लगती है। 2 से 4 हफ्ते के बीच में बॉडी एक अच्छी खासी एंटीबॉडीज बना लेती है, और जब 4 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते पे जब दूसरी बूस्टर डोज लगती है तो वो
प्रोडक्शन फैक्टर का एंटीबॉडी का वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो ये हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सेकेंड डोज जब आपको लगती है तो बॉडी में एक अच्छी खासी एंटीबॉडी की मात्रा होती है जो कि संक्रमण का प्रतिरोध कर सकती है। जी। तो प्रश्न का दूसरा सवाल है कि क्या हम वैक्सीन लगने के बाद पूरी तरह सेफ हो गए हैं? तो मैं कहूँगा कि हम पूरी तरह तो सेफ नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक कारगर हथियार है हमारे हाथ में। इस हथियार को अगर हम सही से इस्तेमाल करें बाकी चीज़ों के साथ, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि बहुत भीड़ वाली जगह में जाने से अब भी बचे, वैक्सीन लगने के बाद भी कहीं बाहर से आके हाथ अवश्य धोएं, और अगर कोई खांसता हुआ या छींकता हुआ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कृपया करके बाहर ना निकले। तो वैक्सीन लगने के बाद भी इन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन हाँ, वैक्सीन लगने के बाद आप डेफिनेटली सेकंड डोज के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों से ज़्यादा सुरक्षित हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया है। जी, निश्चित तौर पर उन लोगों से सुरक्षित हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं लगाया है। जितेंद्र माथो अमरावती से कॉल कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मेरे मम्मी को मैंने 9 मार्च को वैक्सीन लगाई, तो 28 दिन के बाद ही दूसरी वैक्सीन लगाना पड़ेगा क्या? और एक दिन अगर पहले लगाते हैं तो चलेगा क्या? और सर मेरा एक और सवाल है कि मेरी 35 एज है, तो हमारे लिए कब वैक्सीन आएगी? अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी 35। जी, डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। हाँ जी, तो जैसे कि 9 मार्च को वैक्सीन हुई है और आप कह रहे हैं कि आप 27वें दिन पे अपनी मदर को लगवाना चाहते हैं वैक्सीन, तो जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमको मिनिमम 28 दिन का, ये मिनिमम वर्ड यूज किया है, मिनिमम 28 दिन का हमको गैप रखना है। तो अभी तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम 27वें दिन पे लगवा सकें, तो 28 दिन के बाद आपको लगवाना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कि आप अपने वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप चाहते हैं कि आपका वैक्सीनेशन हो। तो जैसे कि हम पहले भी इस टीवी के माध्यम से ये बात कर रहे हैं कि अभी जैसे कि 45 के ऊपर वालों के लिए खुला है, तो उम्मीद है कि अब जल्द ही 35 साल वालों के लिए भी खुल जाएगा, क्योंकि काफी अच्छे मतलब गति से ये चल रहा है हमारा जो वैक्सीनेशन का जो वो चल रहा है, दौड़ है कह लें या फिर जो भी एक चीज कह लें, तो जो चल रही है काफी अच्छी स्पीड से चल रही है, लोग काफी बढ़ के आगे आ रहे हैं। तो आपका भी ये उम्मीद है कि अब जो नेक्स्ट चरण होगा वो 35 के ऊपर वालों का होगा। जी, एक कॉलर हैं सागर सेन, एक व्यूअर हैं दरअसल, ये लिख रहे हैं कि मेरी माँ की उम्र 50 साल है और वो एक डायबिटिक पेशेंट है, जिसके कारण मेरा छोटा भाई वो उसको मना कर रहा है कि आप वैक्सीन मत लगवाइए, मैं उसको कन्विंस कैसे करूं? डॉक्टर रोहित, इस तरह से बहुत सारे घरों में, परिवारों के बीच में ये एक डिबेट का प्रश्न कई बार हो जाता है वैक्सीन लगवाने को लेकर के, जब बहुत सारी शंकाएं अगर दिमाग में चल रही हों तो। जी, तो इसीलिए मैं और आप ये आज कार्यक्रम भी कर रहे हैं जन जागरूकता के लिए, क्योंकि हम साइंटिफिक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जी, तो आम आदमी की धारणा इसमें अलग हो सकती है, उसका भी अपना सोच होती है, वो भी कहीं ना कहीं से पढ़ता है, लेकिन मेरा सुझाव और अपील यही रहेगी कि केवल और केवल चिकित्सकों की या जो साइंटिफिक कम्युनिटी है या जिन्होंने रिसर्च करके अपना डाटा पब्लिश कर रहे हैं, केवल या जो सरकार आपको समय और समय पे बताती है, केवल उसी बातों पे ध्यान दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि वह चीज अल्टीमेटली आपके लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है। जी बिल्कुल। और धर्मेश निगम सवाल पूछ रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर में लोग जो वैक्सीन करवाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, उनको कोरोना ना हो इसके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह से वहां पर प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, ये इनको बताइए। ये बिल्कुल उचित सवाल है आपका, क्योंकि हमें अपना भी ख्याल रखना है, आसपास में सभी का ख्याल रखना है। तो वहाँ पे यूजुअली जो सभी सेंटर्स पे ये प्रावधान बनाया गया है कि घुसते से एक टेबल रखी गई है या एक काउंटर बनाया गया है, जहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं या आप रजिस्टर्ड हैं तो अपना जो नामांकन है उसको दिखाते हैं। उसके बाद स्पेसेस दी गए, जैसे कि हम बात करें कि अगर 3 का चेयर है तो बीच वाला खाली रहेगा और दोनों साइड में जो है वो बैठने की सुविधा है। ऐसे ही एक चेयर छोड़ के एक चेयर में बैठने की सुविधा के साथ में बेंचेस लगाए गए हैं, जो कि जो भी आ रहे हैं वैक्सीनेशन से उनको कोई परेशानी ना हो। तो एक वेटिंग एरिया वो होता है जहां से आप एक एक करके अपना एंट्री कराते जाते हैं, और दूसरा एरिया वो होता है जो आपको जो वैक्सीनेशन जो कमरा है वहां पे, उसके बाहर भी एक बैठने की आपके लिए अरेंजमेंट है कि वहां पर भी जाके आप बैठिए, एक एक करके जाएं अंदर, और वो जब निकल जाता है व्यक्ति वैक्सीन लगवा के, उसके बाद ही दूसरा वहां एंटर करे।
और दूसरा चीज कि हम आधे घंटे का एक वेटिंग पीरियड भी रख रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन के लिए वहां आधे घंटे रखा जाता है, रुकवाया जाता है, बैठाया जाता है। तो उसमें भी यही चीज है कि हम ऐसे ही व्यवस्था किए हुए हैं जिसमें कि बेंचेस या चेयर्स लगी हैं, उसमें एक चेयर छोड़ के बैठना है। तो ऑलमोस्ट जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है उसका पूरा ख्याल रखा गया है। जगह जगह पे सैनिटाइजर के बॉटल्स रखे हुए हैं जिससे आप अपना हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। चीजों को इधर उधर छूना नहीं है, जो कि हम पहले भी बात कर रहे हैं, उसका हमें हमेशा ख्याल रखना है। और मास्क तो हमारे पास एक ऑलरेडी, जैसे कि पहले भी सबने कहा है कि ये एक अपने आप में वैक्सीन है, तो हमें वो मास्क बिल्कुल निकालना ही नहीं है, ना हमें मुंह और नाक को बार बार टच करना है। इवन मास्क को भी ऊपर नीचे नहीं करना है और उसे प्रॉपर तरीके से लगा के रखना है। तो वैक्सीनेशन सेंटर हर जगह पे काफी अच्छे से आप सबके लिए, पूरी जनता के लिए काफी अच्छे इंतजाम करके रखे हुए है। इसके बाद भी अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं किसी सेंटर पे पहुंच के, तो वहाँ के जो गणमान्य जो वहाँ पे अधिकारी हैं, आप उनको अपनी सलाह जरूर दे सकते हैं, अपने विचार जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये हम सबके लिए है। अगर आपके कुछ विचारों से ये इम्प्रूव हो सके, ये बहुत अच्छी बात होगी। जी, डॉक्टर रोहित, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि टीका लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर कैसे करवाना है? क्या जो अथॉरिटीज़ हैं स्वयं आपका नाम डालेंगे, अपने आप नाम आएगा, या खुद रजिस्टर करवाना पड़ेगा? अगर रजिस्टर करवाना है तो कैसे करवाना पड़ेगा? जी, गवर्नमेंट ने ये कोविन पोर्टल बनाया है। अगर आप गूगल पे या किसी भी और सर्च इंजन पे जाके आप हाउ टू रजिस्टर वैक्सीन भी डाल देंगे तो वह पोर्टल अपने आप खुल जाएगा, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एक वेबसाइट खुल जाएगी कोविन ऐप की, और उसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। उसमें आपका कोई ना कोई आईडी कार्ड की आपको डालना होगा, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या और भी उसमें आईडी कार्ड्स के ऑप्शंस होते हैं। तो वो करके आपका जो नियरेस्ट, जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वह प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ पे आप अपनी सुविधा के अनुसार उस ऑप्शन को क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अवेलेबल स्लॉट्स होंगे, तो वो दिन के उन्होंने गवर्नमेंट ने अलग अलग स्लॉट्स बनाए हैं, आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के। उन स्लॉट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, डेट सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी अवेलेबल स्लॉट आप सिलेक्ट करते हो तो आप उस स्लॉट के लिए, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए आप बुक हो जाओगे, और आप उस पर्टिकुलर डेट और टाइम पे उस हॉस्पिटल में जाके फिर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। कुछ जगहों पे जो लोग नेट सेवी नहीं है, जो टेक सेवी नहीं है, वो ऑफलाइन मोड में भी, यानी कि डायरेक्ट ही स्वास्थ्य केंद्र में जाके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बट वह कम से कम 2 प्रमाण पत्र साथ ले जाना ना भूलें। जी, डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, राजन माथुर मेल कर रहे हैं, ये लिखते हैं कि इनकी बेटी जो कि 33 साल की है, उसने वैक्सीन की डोज 5 दिन पहले ली है और उसको उसके बाद 102 डिग्री फीवर हुआ, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको डोलो 165 दी, लेकिन उसके बाद वो ठीक तो हुई, लेकिन अभी भी उनको दिन में माइल्ड फीवर हो जाता है और भूख नहीं लगती है। क्या ये इस वैक्सीनेशन का रिजल्ट है, इसकी वजह से है, या कोई और वजह है? क्या इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, वैक्सीन के 1-2 दिन तक तो ये दिक्कत होना बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अगर 1-2 दिन तक फीवर रहता है या कुछ। लेकिन उससे अगर ज्यादा चल रहा है तो अपने डॉक्टर से वो मिलें, उनसे बात करें, और भी कोई सिम्टम अगर है तो उसके लिए भी उनको सलाह लेनी चाहिए। जी, निश्चित तौर पर उसके लिए सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर रोहित, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से है, और हमारे देश में जिस तरह से वैक्सीन जिस गति से लग रही है, हमारी इम्यूनिटी, पूरे जो एक हर्ड इम्यूनिटी की बात होती है, हमारे देश में कब तक ये डेवलप हो सकती है, किस तरह से उसको समझा जाए? देखिए, जो लोग हर्ड इम्यूनिटी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जब एक बीमारी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर लेती है, या फिर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन लग जाती है, जो कि उस बीमारी के से दोबारा नए संक्रमण के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, और फिर जब ऐसा हो जाता है और संक्रमण फैलना आगे बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। ये हर वायरस के लिए एक अलग परसेंटेज होता है। जैसे अगर किसी और वायरस के लिए अगर वह 80% है, कि 80% अगर पॉपुलेशन या तो इन्फेक्ट हो चुकी है या फिर वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तो वह आगे संक्रमण नहीं फैलेगा। कुछ सी वायरस के लिए वह 60% पे भी हो सकता है, किसी के लिए 40% पे भी हो सकता है। तो क्योंकि यह नोवल कोरोना वायरस है, हमें एग्जैक्ट परसेंटेज अभी वर्ल्ड ओवर किसी भी स्टडी में ये नहीं आया है कि एग्जैक्ट किस परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को या तो वैक्सीनेटेड कर दिया जाए, या वह पॉपुलेशन अगर एक्सपोज हो गई है तो आगे संक्रमण फैलना बंद हो जाएगा। तो हम एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कोशिश यही कि ये रहनी चाहिए
कि संक्रमण तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन संक्रमण से बचाव हमारे हाथ में है। और इस बचाव का वह कारगर हथियार जो पहले पिछले साल हमारे हाथ में नहीं था, वह आज हमारे हाथ में है। अपने पास आए इस मौके को ना गंवाएं, इधर उधर की बातों पे ना सुने, केवल और केवल चिकित्सक और साइंटिस्ट की बातों का ध्यान दें। यह दवा संजीवनी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। इसको जब भी अवेलेबल होती है, जहां भी अवेलेबल होती है, जरूर जरूर लगवाएं। जी, एक सज्जन हैं, दरअसल ये जानना चाहते हैं कि अगर इनके किसी जानने वाले को, जी फिलहाल इनका सवाल है। इससे पहले हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए AK सिंह, जो कि लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। जी AK सिंह साहब, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सचिवालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी, और मेरी उम्र 64 साल है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं कोविडशील्ड 31 तारीख को लगवा लिया, तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि नहीं आपने लगवा लिया, और हार्ट के लिए जब तक आप डॉक्टर से सलाह न लें तब तक आपको जो है वो नहीं ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए था। तो मैंने ये कहा कि मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूं कि अब क्या दोबारा मैं लगवाऊं कि न लगवाऊं। मुझे फीवर भी आ गया था 2 दिन तक। जी डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, क्या सलाह देना चाहेंगी इन्हें? हाँ जी सर, आप बिल्कुल लगवाए हैं, आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि अगर आप हार्ट के मरीज हैं उससे वैक्सीन नहीं लगवाने जैसी कोई बात नहीं है। ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम वैक्सीन ना लगवाएं। आपने बिल्कुल ठीक किया है वैक्सीन लगवा के। और आप नेक्स्ट डोज के लिए भी, जो आपके 28 दिन के बाद की जो डोज है, उसके लिए भी आप जरूर जाएं। इसमें कोई ऐसे शंका रखने वाली बात नहीं है मन में कि आपको नहीं लगवाना, आप जरूर लगवाएं वैक्सीन। अंकिता जैन मेल कर रही हैं, ये जानना चाहती हैं कि अगर किसी के संपर्क में, जो कि कोविड पॉजिटिव रहा है, उसके संपर्क में आए हैं तो कितने दिनों में लक्षण आ सकते हैं अगर आप पॉजिटिव हुए हैं, और अगर ऐसा है तो आगे इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्या अगर एक बार संक्रमण लग गया है, जैसे इनको शंका है कि किसी से मिलकर आई हैं और इनको संक्रमण हो सकता है, क्या बचने के कोई उपाय हैं, जानना चाहती हैं, और कब तक इसके लक्षण आएंगे? डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। हाँ जी, जैसे कि जो कितने समय से इसमें समय में लक्षण आते हैं, तो हम इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं वो 5 से 7 दिन की बात करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। तो इतने दिनों में अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो ऑलरेडी कोविड है जिसको, तो हो सकता है कि 5वें दिन के बाद लक्षण आ सकता है। और अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि मतलब आप ज्यादा देर संपर्क में रहे हैं, तो 5वें दिन के बाद अगर लक्षण ना भी आए तो आप टेस्ट करवा सकते हैं अपना। जी, इसी में सवाल आगे है कि जिस व्यक्ति को अभी लक्षण नहीं आए हैं लेकिन आगे चल करके वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि 2 दिन 3 दिन के बाद पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या उस दौरान भी जो लोग उसके संपर्क में आए हैं, क्या उनको भी सजग रहने की जरूरत है, या उनको भी अपना टेस्ट करवाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी, अगर कि वो पॉजिटिव आते हैं 1-2 दिन के पहले भी संपर्क में रहे हैं, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जैसे मैं कह रही हूँ कि 5 से 7 दिन का जो साइंटिफिक तरीके से निकाला गया है, तो इसके पहले भी अगर वो संक्रमित जो है, हमने जब टेस्ट कराया तब हमको पता चला कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो उसके पहले भी वे व्यक्ति पॉजिटिव हो सकते हैं, और वो संक्रमण फैलाने के लिए वो बिल्कुल पॉसिबल है कि उनसे संक्रमण फैले। तो जो भी लोग संपर्क में आए हैं उन्हें सजग रहने की बिल्कुल जरूरत है। अगर सिम्टम्स आते हैं तो वो अपना टेस्ट करवाएं, अगर नहीं भी आते और अगर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है तो 5 दिन बाद अपना टेस्ट वैसे भी करवाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पर अलका सूद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मुझे ये सवाल पूछना है कि मेरा HSCRP है 4.31 और उस जी जिसमें नॉर्मल रेंज लेकिन 6 बता रहा है, तो इसको हम नॉर्मल समझ के वैक्सीन ले सकते हैं कि इसको हमें कम करना पड़ेगा या इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? डॉक्टर रोहित जी, ऐसा कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा आप HSCRP को कम कर सकते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इसकी वैल्यू पे ध्यान ना दें और वैक्सीन लगवा लें। जी, तो आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, दरअसल ये जो मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है बहुत दिनों से चल रही है, और सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये से करते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, दवाई भी और कड़ाई भी, ये कब तक मास्क लगाते रहना पड़ेगा और कब तक इस तरह से जो दवाई और कड़ाई का जो नारा है ये चलेगा, जिसको कहते हैं कि अब बहुत दिन हो गए। इसको लेकर के भी लोग जानना चाहते हैं कि कब तक ये जो सारा
जो महामारी है का ये दौर है, ये कब तक चलेगा, ये कुछ लोग जानना चाहते हैं। सुबह लक्ष्मी जी, कोई अनुमान इस तरह से कोई व्यक्त कर सकता है? देखिए, अभी तो किसी के लिए भी ये चीज कह पाना, कमेंट कर पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये नए वायरस, जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि ये इसका प्रारूप बदलने की प्रवृत्ति होती है किसी भी वायरस की। तो ये कब तक रहेगा, कितने इफेक्ट के साथ रहेगा, या हल्की इन्फेक्टिविटी के साथ चलता रहेगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो जो मास्क की बात है, इसको तो हमें अपने जीवन शैली में उतार के ही चलना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसे हम इतने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं और कुछ लोग इसमें से इन्फेक्शन के कारण से एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करेगा तो इन्फेक्टिविटी कम होने के चांसेस हैं। लेकिन हमें मास्क और बाकी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको तो फॉलो करना ही है। और ये सवाल कि ये कब तक चलेगा, ये अभी बोल पाना बड़ा मुश्किल। जी डॉक्टर रोहित, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि बदलते मौसम के साथ जुकाम, बुखार, सर्दी ये बड़ा कॉमन है, किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये कोरोना नहीं है? क्या ऐसे समय में अगर किसी को जुकाम बुखार होता है तो क्या कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है? जी, ऐसा कोई एग्जैक्ट साइंटिफिक मेथड नहीं है हमारे पास जिससे हम बता सकें कि जो नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है वह कोरोना का है या नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँगा कि अगर बुखार है तो अवश्य कोरोना का टेस्ट कराएं। जी। और दूसरी बात, अगर आपको स्वाद लेने की क्षमता या सूंघने की क्षमता चली गई है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वह कोरोना हो सकता है, तो ऐसे में भी अवश्य ही टेस्ट करें। जी, और यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर राजू मोरे महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। जी राजू जी, पूछिए आपका सवाल। राजू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? संपर्क टूट गया राजू जी से। राजू जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते हैं डॉक्टर शुभा लक्ष्मी की एक हेल्दी इम्यून सिस्टम की क्या पहचान है और अपने इम्यूनिटी को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है इस दौर में जब हमें कोरोना से बचाव करना है, उससे लड़ना है? जी, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे हम उसको स्ट्रेंथन करें, ये बात पहले भी आयुष मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस जारी की हुई थी, उसे भी हम अगर ध्यान दें। और बहुत ज्यादा नहीं तो जो हम पुराने प्राचीन समय पे या हमारी नानी दादी जो चीज फॉलो करती थी, अगर हम उसको एक लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम उसी को अगर फॉलो करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को काफी अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि गुनगुने पानी का प्रयोग करना, मतलब कि इसका ये नहीं है कि हमेशा गुनगुना पानी, इसका बस ये मतलब है कि हम बहुत एक्सट्रीम में ना जाएं। एकदम ठंडा पानी जो हम पीते हैं उसको अवॉइड करें, बहुत गर्म चीजों को अवॉइड करें, एक गुनगुनी चीजें लेनी है। साथ में हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने खाने में बढ़ाने हैं, मतलब कि सीजनल फ्रूट जो फल हमको मिल रहे हैं वो, और हरी सब्जियां हैं ये बढ़ानी है। और कुछ लोग ग्रीन टी को भी, मतलब कि आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि जो जैसे काली मिर्च हो गई, लौंग हो गया, अदरक है, ये इस टाइप की जो चीजें हैं जिसमें कि हर्बल प्रॉपर्टीज हैं, इन सब चीजों को मिला के काढ़ा कह लें या ग्रीन टी भी उपयोग किया जा सकता है इससे। और जैसे कि डॉक्टर रोहित ने भी कहा कि मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज, कैसी भी ऐसी चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करें। और स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखना है, तो इसके लिए एक मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। दूसरा, अपने आप को खुश रखना है, तो खुश रखने के लिए यही है कि आप अपने लोगों में बात करें, खुश रहें, अच्छी चीजों को फॉलो करें, पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए हर जगह से। तो यही तरीका है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। जी, एक इसी के साथ में सप्लीमेंट्री सवाल है कि इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट में, वो कितने कारगर होते हैं और क्या उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि हमारे पास नेचुरल चीजें हैं जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो हम बाहर से अलग से लेके उसको मतलब उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर हम जो अवेलेबल चीजें हैं जो और नॉर्मल चीजें जो हमको मौजूद हैं, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, या हम जो ये लौंग है, इलायची है, इस टाइप की चीजें जो हैं जिससे इम्यूनिटी ऑलरेडी बेहतर होती है, हम उसको उपयोग करें। जैसे शहद है, तो ये सब चीजें उपयोग करें बजाय कि हम कुछ अलग से चीजें लेके खाएं। जी बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं डॉक्टर रोहित की जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है इसमें क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो वैक्सीन लगा रही हैं वो लेना सुरक्षित होगा कि नहीं, और क्या वो भी वही वैक्सीन्स लगा रहे हैं जो सरकारी केंद्रों में लगाई जा रही है, ये जानना समझना चाहते हैं। और कुछ लोग उसमें साथ ही एक सप्लीमेंट्री सवाल और भी है, वो कहते हैं कि प्राइवेट लोग जब से प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें हुई है उसके बाद से वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो
उसको और कितना बूस्ट मिला है, कितनी गति मिली है? जी, प्राइवेट सेक्टर का इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत ही मैं कहता हूँ कि अभिनंदन योग्य उनका योगदान है जी। और कहीं भी हो, हमने किसी भी सेक्टर में हो, जब भी प्राइवेट सेक्टर ने और पब्लिक सेक्टर ने हाथ मिलाया है तो वहाँ पे विजय ही हासिल हुई है जी। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर से लगवा सकते हैं या लगवाना चाहते हैं या जिनको कन्वीनियंट है तो वह अवश्य लगवाएं। और जो सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लग रही है वही वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर में लग रही है, कोई भी फर्क नहीं है। तो अपनी कन्वीनियंस और अपने मन के अनुसार आप प्राइवेट सेक्टर से जरूर लगवा सकते हैं जी। और यहाँ पर एक कॉलर जम्मू से हमें कॉल कर रहे हैं, पीके कॉल जी। जी पीके कॉल साहब, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। पीके कॉल साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है पीके कॉल जी से। फिलहाल हम अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जो टेस्ट ट्रेस ट्रैक और ट्रेस करने की जो हमारी जो रणनीति है, क्या अभी भी हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं या उसमें कोई क्या उसमें जो एक जिसको कहना चाहिए कि जो कोरोना के खिलाफ जो परंपरागत लड़ाई है, क्या उसमें कोई परिवर्तन आया है जिसकी वजह से ये जो मामले बढ़ रहे हैं या जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और क्या इस तरह का ट्रेंड केवल हिंदुस्तान में देखा जा रहा है या दुनिया भर में देखा जा रहा है? डॉक्टर सुबा लक्ष्मी जी, देखिए इस तरह का जो ट्रेंड है ये बाकी जगह भी देखा जा रहा है, ना केवल हिंदुस्तान में, बाकी कंट्रीज में भी ये जो है अभी जो है कोरोना के केसेस या संक्रमण बढ़ा है थोड़ा सा। तो इसको हम पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकते कि इसका कारण क्या है, लेकिन यही एक हम सोच रहे हैं कि जो एक तो ये है कि जब इतना लंबा समय हो गया था और बीच में केसेस थोड़े से कम हो गए थे, तो शायद हम सब ने भी थोड़ा सा अपने जो गार्ड्स थे वो डाउन किए थे। हम थोड़े से शायद ज्यादा साहसी होके निकल पड़े थे कि अब कोरोना खत्म हो गया है या हमने कोरोना को खत्म कर लिया है, कम हो गया है। तो इसलिए एक ये कारण हो सकता है। और दूसरा ये है कि जैसे कि वायरस अपनी प्रवृत्ति चेंज कर रहा है, तो नए स्ट्रेन के साथ या फिर मौसम के साथ भी हम कह नहीं सकते हैं। वायरस का जो बढ़ना या कम होना है ये किसी बहुत एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता कभी भी। तो इसीलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसका कारण क्या है। लेकिन ये सभी कंट्रीज में, काफी सारी कंट्रीज में, बजाय भारत के ही, सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी जगह पे भी एक काफी बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं अब। जी, ये कह रहे हैं कि एक विश्व भट्ट ने सवाल पूछा है, ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर कुछ खबरें इन्होंने पढ़ी या सुनी हैं कि कोवैक्सीन को ब्राज़ील ने रिजेक्ट कर दिया है, और ऐसे में क्या ये हमारे देश में लगाना कितना उचित होगा और कितना कारगर है? डॉक्टर रोहित जी, जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो आईसीएमआर ने बहुत ही गहन शोध के बाद लॉन्च करी है और उसका फेज 3 का इंटरिम ट्रायल्स भी अभी आए हैं। तो ऐसी कोई भी बात इंडिया में सामने नहीं आई है कि जिसके बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया जा सकता है या कर दिया गया हो। कोवैक्सीन अभी भी कारगर है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से वह अभी भी लगाई जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऐसी किसी भी बात पे ध्यान न दें। जो भी वैक्सीन आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अवेलेबल है, चाहे वह कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, इस पे ध्यान न दें कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाएं। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट इज अ मैटर ऑफ विच वैक्सीन यू गेट अर्लियर। तो केवल इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप अपना आगे बढ़ें। जी, आशीष ठाकुर ये जानना चाहते हैं कि कैन वी ड्रिंक अल्कोहल, और इस तरह के आशीष ठाकुर के अलावा और भी बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद कितने समय के बाद वो अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, सॉरी। जी हाँ, देखिए अल्कोहल कंजम्पशन के लिए कोई भी एडवाइस करे ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी एडवाइस करेगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये खुद में एक इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हमें वैसे भी अल्कोहल को प्रमोट नहीं करना है। तो इस इतने अच्छे जो पब्लिक अवेयरनेस का ये प्रोग्राम है, इसके माध्यम से तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगी। और जिन्होंने ये सवाल किया है उनको भी मैं ये सलाह दूंगी कि आपको ये सवाल पूछना है या नहीं, ये भी पहले आप सोचें।
और इस माध्यम से आप ये बिल्कुल प्रमोट नहीं कर सकते कि आप ये अल्कोहल लेना है कि नहीं। जी बिल्कुल, के पहले या बाद की बात नहीं है, ये वैसे भी आपको नहीं लेना है। बिल्कुल, दूरदर्शन की तरफ से हम भी यही उनसे निवेदन करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि इस तरह आप निश्चित तौर पर अल्कोहल जो कंजम्पशन है उसकी तरफ ना जाएं। और ख़ास तौर पर ये भी साथ साथ बताने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में जब ये वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है, महामारी के दौर में है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को और नीचे गिराता है, आपको और प्रोन बनाता है कि आप इस जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको आप उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। फिलहाल एक हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए हैं, सुनील कुमार, हाजीपुर, बिहार से। क्या सवाल है सुनील जी आपका? जी डॉक्टर साहब, हम हार्ट के पेशेंट हैं। फिर से पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, हम हाजीपुर से जुड़े हुए हैं और हमको हार्ट पेशेंट हैं हम। 2007 में हमको हार्ट अटैक हुआ था। जी 2007 में हमको हार्ट अटैक हुआ था। जी, तो जानना क्या चाहते हैं आप? और उसके बाद में डॉक्टर्स बताए कि और उसके बाद में डॉक्टर्स बोले कि ब्लॉकेज है। जी, हम जानना चाहते हैं कि ब्लॉकेज की स्थिति में जो हमारा दवा चला इकोस्प्रिन, स्टार प्रेस एक्सल 50 और मोनिटेन। जी, तो ऐसे में आप क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं, क्या ये आप जानना चाह रहे हैं? जी, हम वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। जी, डर रहे हैं। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। जी बिल्कुल, आपका जायज सवाल है। पहले ये शुरुआती दिनों में ये फैक्ट शीट में कहा गया था कि जो खून पतला करने वाली दवा है उसके जो व्यक्ति उस पे हैं उनको वैक्सीन अवॉइड करना है। लेकिन उसके बाद ही आईसीएमआर ने इस चीज को काफी क्लियर शब्दों में कहा है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है उस दवा को बंद करने की, और ना ही ऐसे व्यक्तियों को डरने की जरूरत है कि वो वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो आप इन दवाओं के साथ भी ये वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आप हार्ट के मरीज हैं, आपको ऑलरेडी इसके लिए आपका इलाज भी चल रहा है और स्टंट भी लगा है, तो आप ये वैक्सीन आपको जरूर लगवानी चाहिए, आपके लिए ये फायदा ही करे। जी, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हो गए हैं वो कैसे आत्मसंयम रखें और कैसे अपने आप को इस रोग से लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करें, ये जानना चाहते हैं डॉक्टर रोहित। सॉरी जी, ये मैं जिन लोगों को कोविड संक्रमण हो चुका है वह जानते हैं कि यह बीमारी क्या है, किस तरह से वह उनको फेफड़ों को अफेक्ट कर सकती है, किस तरह से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और उससे भी ज़्यादा किस तरह से वह आपकी मानसिकता पे हावी हो सकती है। तो उन लोगों से बेहतर इस बीमारी के बारे में कोई भी नहीं जानता। तो क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है कुछ समय के बाद, तो क्योंकि वह इस बीमारी से रूबरू हो चुके हैं, वह जानते हैं इसके परिणामों को, दुष्परिणामों को, तो वो हमेशा सजग रहें, आगे भी सजग रहें। और अगर वह सजग रहेंगे तो जरूर सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। जी बिल्कुल, तो सजग रहने की ज़रूरत है। और डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो सस्पेक्ट्स हैं जिनको अभी तक उन्होंने टेस्ट नहीं करवाया है लेकिन उनको शक है कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के से संपर्क में आए हैं, वो क्या सावधानियां बरतें? देखिए, अगर उनको बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है, उनको लगता है कि जिन व्यक्ति के संपर्क में वो आए हैं वो पॉजिटिव हो सकते हैं किसी भी कारणों से, चाहे कि वो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं या कोई भी कारण हो सकता है, तो सबसे पहली जरूरत है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। जो भी व्यक्ति हैं जिनको लग रहा है कि वो किसी के संक्रमण में आए हुए हैं, उनके संपर्क में आए हुए हैं, वो अपने आप को आइसोलेट करें ताकि वो बाकी लोगों को, अपने घर के बाकी लोगों को इस संक्रमण से बचा सकें। अगर गलती से भी उनको संक्रमण हुआ तो अपने आप को आइसोलेट कर लें, मास्क पूरे देर लगा के रखें, क्योंकि हम घर में ये थोड़े से हम लापरवाह कह लें या थोड़े से हम सहज हो जाते हैं कि हमें मास्क क्यों यूज करना है, घर के ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हमें मास्क प्रॉपर लगा के रखना है पूरे समय पे, पूरे समय के लिए। अगर आपके पास अलग वॉशरूम है, आप वो वॉशरूम यूज करें, कमरा अलग कर लें, और पहले जब भी आपको वो लगे तो आप जाके अपना टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि अगर वो पॉजिटिव हैं तो ज्यादा जरूरी है कि जितनी जल्द से जल्द उन्हें पता चलेगा वो उतनी जल्द से जल्द उनका इलाज हो सकेगा, अगर कि उन्हें इलाज की जरूरत है। और अगर नहीं है तो वो चिकित्सक के लिए सलाह के बाद होम आइसोलेट भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर ललित जैन उदयपुर से जुड़े हुए हैं। ललित जी, पूछिए अपना सवाल।
लगता है ललित जी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर रोहित की परिवार के अगर किसी व्यक्ति को सिम्टम आते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, सबसे ज़रूरी है कि अगर परिवार के किसी भी सदस्य को सिम्टम्स होते हैं तो सदस्य का टेस्ट हो, क्योंकि टेस्ट ही एकमात्र ऐसा हथियार है या माध्यम है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि यह कोरोना वायरस के कारण संक्रमण है या किसी और अन्य वायरस के कारण संक्रमण। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट हमको स्टेप ये लेना है कि ऐसे व्यक्ति को जब तक कि उसका कोरोना का टेस्ट की रिजल्ट नहीं आ जाता, एक सेपरेट कमरे में जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो और वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसको वहाँ पे आइसोलेट कर दिया जाए। खाना भी बाहर के द्वारा ही, बाहर से ही कमरे के उनको प्रोवाइड किया जाए, पानी भी बाहर से प्रोवाइड किया जाए। और अगर वह टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो अपना सामान्य मास्क लगा के वापस घर में घूम सकते हैं, और अगर बाई चांस टेस्ट पॉजिटिव आता है एज पर द सिम्टम्स वो या तो होम आइसोलेट में ही रह सकते हैं या फिर अगर स्थिति बिगड़ती है तो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। जी, तो अपने इस कार्यक्रम में अपने सभी व्यूअर्स का हम धन्यवाद देंगे। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, आपका और डॉक्टर रोहित बंसल, आपका भी बहुत शुक्रिया करेंगे। आप आए और आपने अपना जो महत्वपूर्ण समय है वो हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यहाँ से हम एक अगली खबर पर, एक बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है, उस पर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, खबर आ रही है कि उन्होंने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी खबर है जिसको हम आपको रूबरू करा रहे हैं। अनिल देशमुख ने आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और जो बंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सीबीआई जांच के आदेश के बाद ये इसके बाद कहा जा रहा था कि अनिल देशमुख क्या वो इस्तीफा देंगे, क्या वो पद पर बने रहेंगे, किस तरह का दबाव होगा उनके ऊपर। फिलहाल हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल निखिल, देखिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा जिस प्रकार से ये जो पूरा ये जो अभी हालांकि अब ये देखा जाए तो अनिल देशमुख ने ये जो अपना रेजिग्नेशन दिया हुआ है वो इस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री के पास से सौंप देंगे और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से अब पूरी तरह से आज जिस प्रकार से मुंबई हाईकोर्ट में ये केस जो दायर की थी उस केस का जो रिजल्ट आया उसमें मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को उन्होंने कहा है कि 15 दिन में इसके बारे में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी वो कंप्लीट करके जो भी रिपोर्ट वो हाईकोर्ट को सौंप देनी है। हालांकि इसका मतलब साफ है कि सीबीआई जो है इस पूरे मामले में जांच करेगी। हालांकि जैसे ही ये जिस प्रकार से रिजल्ट हाईकोर्ट से आता है हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो महाराष्ट्र की गृह मंत्री है उन्होंने अपना राजीनामा जो है दे दिया, दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए इस वक्त गृह मंत्री पद कर जो है वो कम नहीं कर सकते और इसीलिए उन्होंने ये पूरा जो है रेजिग्नेशन दिया हुआ है। लेकिन ये बड़ा सेटबैक को मतलब राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार के कुछ मंत्रियों की जो कई सारी अगर देखा जाए तो बातें सामने आई है। इस प्रकार पहले संजय राठौड़ में मंत्री थे, उनका भी जो है रेजिग्नेशन सरकार ने लिया था, जो कि इस प्रकार से एक हादसा घटा था जहां पर एक 22 की लड़की है उसने किया था से यहाँ पर मिल रहे थे। हालांकि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने कहा है कि सरकार की छवि न हो, इसलिए संजय राठौड़ का जो है रिजर्वेशन लिया था। और अब महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो गृह मंत्री सबसे इम्पोर्टेंट ये पद होता है। गृह मंत्री आज जो अपना शिशिर, आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां आपका नेटवर्क, आपके फोन का नेटवर्क ठीक हो, क्योंकि आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही है। फिलहाल आप अपनी बात जारी रखें। जी, आप अपनी बात जारी रखें। किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के लिए एक दोहरा झटका इसको समझा जाना चाहिए। आज दिन में सीबीआई जांच का आदेश हुई, तमाम सारे सवाल अनिल देशमुख के ऊपर उठाए जा रहे थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये दबाव है? बिल्कुल, देखिए ये पूरी तरह से दबाव है, इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार से इससे पहले कई सारे तथ्य इस केस में सामने आए थे। हम बात करें अगर एनआईए जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच इस वक्त कर रही है, तो ऐसे में ये सामने आया था कि कैसे एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर तबके का जो व्यक्ति है, जो अधिकारी है, वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है। किस प्रकार से इसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर भी है, और बाद में अगर देखा जाए मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कि एक देखा जाए डीजी लेवल के एक अधिकारी है, महाराष्ट्र में बड़ा रसूख है, वो खुद ही जो है एक लेटर लिखते हैं मुख्यमंत्री को, जिसमें वो उल्लेख करते हैं कि गृह मंत्री द्वारा जो है पैसे मांगे जा रहे हैं इस पूरे केस में। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो
उनके सबऑर्डिनेट्स है उनसे डायरेक्टली मीटिंग करके उनसे पैसों की मांग की जा रही है। सभी जो तथ्य हैं परमबीर सिंह ने अपने पत्र में लिखा था, मुख्यमंत्री को खुलासे किए थे। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ तथ्यों के बारे में अगर देखा जाए तो सब चैट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। ये सभी तथ्य जो है उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंप दिए थे। हालांकि जब मीडिया में आती है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कहा जाता है कि इसको जांच जो है सरकार करेगी और इसके सरकार ने जो है एक निवृत्त न्यायाधीश के जरिए हालांकि इसकी जांच करने का प्रयास भी किया था, लेकिन महाराष्ट्र की विपक्ष ने ये साफ कहा था कि जो अधिकारी या फिर जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार जांच जारी कर रही है उसका कोई संवैधानिक पद नहीं है, उस पर अगर देखा जाए ड्यू कोर्स में नहीं आएगा और इसीलिए कहीं ना कहीं कोर्ट एडमिनिस्ट्रेड इंक्वायरी हो या फिर सीबीआई इंक्वायरी हो, ये मांग महाराष्ट्र के विपक्ष की तरफ से हमेशा जो है सामने रखी गई थी। और ये मामला चूंकि हाईकोर्ट पहुंच चुका था, अब हाईकोर्ट में अगर देखा जाए आज ही हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्णय लग चुका है कि इस पूरे केस में जो है सीबीआई जो है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और 15 दिन में जो ये रिपोर्ट जो है कोर्ट को सौंपेगी। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा झटका होगा महाराष्ट्र सरकार के लिए, साथ साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए भी। और इसीलिए आज जबकि उन्होंने एक पत्र लिखा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गृह मंत्री होते हुए जिस प्रकार से तैयारी चल रही है तो ऐसे में ये ठीक नहीं होगा और इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि अब जो है सीबीआई जो है इसके पूरे केस में जो जांच करेगी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो लेटर लिखा था उस लेटर में कितनी सच्चाई है, क्या ऐसे तार जुड़े हुए हैं, क्या जिस प्रकार से इस पूरे केस में जो इन्वॉल्वमेंट रहा है अगर देखा जाए अनिल देशमुख का जो कि महाराष्ट्र गृह मंत्री है, तो इन सभी चीजों की जो है जांच इस वक्त सीबीआई द्वारा की जाएगी और इसीलिए अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले मंत्री इससे पहले अगर देखा जाए पिछले महीने ही यानी मार्च महीने में ही सरकार के जो दूसरे एक मंत्री है जो कि शिवसेना के नेता भी है, अगर देखा जाए संजय राठौर, इनका भी इस्तीफा जो है कार्य ले लिया है। देखा जाए तो 22 साल की एक युवती थी उसकी आत्महत्या हुई थी। शिशिर, आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे जिस तरह से नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ के बारे में उनसे जुड़ करके भ्रष्टाचार की खबरें यदा कदा हम सुनते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि राज्य के गृह मंत्री उगाही के लिए कह रहे हैं और उसके खिलाफ में जो पुलिस कमिश्नर है वो चिट्ठी लिख दे रहे हैं कि उगाही का प्रेशर लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है कि वो जाएं और पैसे उगा करके लेकर आएं, कितना आप समझते हैं कि उसके बाद ये जो परिस्थितियां आई हैं सीबीआई जांच के पहले तो शुरू में इसको डिनाई किया गया, बाद में कहा गया कि वो हो सकता है उनकी चिट्ठी ही ना हो, जब ये सारा मामला सामने आया अब सीबीआई जांच, बाद में अनिल देशमुख को अब इस्तीफा देना पड़ा है, कितनी बड़ी किरकिरी या कितनी लानत मलानत आप समझ रहे हैं, एक तरह से जनता के बीच में छवि कितनी धूल धूसरित हुई है महाराष्ट्र सरकार की इस पूरे प्रकरण में? बिल्कुल, देखिए इससे पहले महाराष्ट्र में इस प्रकार से मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा किसी मंत्री खास तौर पर गृह मंत्री पर इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए गए थे। ये पहला ही मसला तो समझते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार की इसमें किरकिरी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आरोप लगा है पैसे की उगाही के, हालांकि ये महज आरोप नहीं है, ये आरोप उस व्यक्ति ने लगाया जो कि मुंबई पुलिस कमिश्नर है और साथ ही साथ अगर देखा जाए डीजी लेवल रैंक है उस अधिकारी की, तो ऐसे में एक सर्विंग ऑफिसर ने अगर इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आरोप गृह मंत्री पर लगाना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चिट्ठी में जो तथ्य लिखे थे, चाहे पर मीटिंग की बात करें, व्हाट्सएप की हम बात करें, ये सभी तथ्य देने की कोशिश जो है उस अधिकारी ने पहले की थी, यानी परमबीर सिंह ने पहले की थी। चिट्ठी में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मतलब इस वक्त अगर देखा जाए गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है और इसीलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार से भी इस बारे में बातचीत की गई थी, बावजूद इसके सरकार ने कोई इसमें कदम नहीं उठाए और इसीलिए बाद में हालांकि ये पत्र जब मीडिया के सामने आया तो ये एक बड़ी अगर कहे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार के लिए, शिवसेना के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी, कांग्रेस में जो सरकार में शामिल लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ी किरकिरी कही जाएगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शिशिर सेलार आपका। तो इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।